हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास के अंदर पढ़ा था सेक्शन 32 दैट इज अ डेप्रिसिएशन। मुझे लगता है समझ में आ गया जितना पढ़ने पड़ा। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको चार्ज करना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं होगा, ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर होगा। और उसके लिए आपको निकालना होगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका नंबर ऑफ डेज के आधार पे नहीं होगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उस ईयर में यदि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज तो देन फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बजाय आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? और यदि पुट टू यूज नहीं है प्रीवियस ईयर में तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन असेट के ऊपर मिलता है तभी जब असेट पुट टू यूज। और यूज के अंदर एक्टिव यूज भी है, पैसिव यूज भी है। ये सब अपन ने कल क्लास के अंदर पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने क्लास के अंदर कर लिए थे, ये देखने के लिए कि हमें कंसेप्ट समझ में आए। तो कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है, अपन आगे बात करते हैं। आपको पता होगा, मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो डेप्रिसिएबल एसेट होती है, क्या होती है? डेप्रिसिएबल जो एसेट होती है, तो डेप्रिसिएबल एसेट को बेचकर जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर का होगा। इतना ही बताया था। कैलकुलेशन की अपन ने बात नहीं की थी कि यदि बिजनेस के अंदर जो भी आपकी एसेट यूज हो रही है तो आपकी डेप्रिसिएबल एसेट है, और डेप्रिसिएबल एसेट को यदि आप बेचोगे तो डेप्रिसिएबल एसेट को बेचने पर जो भी आपका क्या होगा, कैपिटल गेन। वो कैपिटल गेन हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि ये जो भी एसेट आपकी बिजनेस के अंदर यूज आ रही है, ये जो भी एसेट आपकी बिजनेस के अंदर यूज आ रही है, जो मैंने कल पढ़ा था 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया था, याद आया बेटा? कितनी क्लास? बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, एंड 4th intangible asset। कंफर्म? ये जो अपनी 4 क्लासेस है ना, ये आपके बिजनेस के अंदर यूज हो रही है, तो ये हो गई आपकी डेप्रिसिएबल एसेट। क्या हो गई ये? सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट या सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। इसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएबल एसेट की बात करें, जब अपन ब्लॉक को बेच रहे हैं, किसको? और वैसे भी आपको पता है कि नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन है वो डब्ल्यूडीवी मेथड के आधार पे मिलता है। ओनली वन एक्सेप्शन है पावर वालों के लिए, जो पावर यूनिट्स है उनकी बात अलग है। पावर यूनिट्स के अलावा जितनी भी आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेज है, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है, सबको किसके आधार पे मिलता है? डब्ल्यूडीवी मेथड के आधार पे। और डब्ल्यूडीवी मेथड मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट के आधार पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कंफर्म? तो सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉक ऑफ एसेट। मतलब यदि स्ट्रेट लाइन मेथड यदि आपने यूज किया इन केस ऑफ पावर यूनिट तब ये बात नहीं आ रही है। यदि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया तब ये पॉइंट नहीं आएगा। यदि आपने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया, पूरा का पूरा ब्लॉक या पार्ट ऑफ द ब्लॉक, मतलब जब ब्लॉक मेथड यूज कर रहे हो तब अपन क्या करें, ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड यूज करें। और जनरली जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा डब्ल्यूडीवी मेथड पे होगा। और डब्ल्यूडीवी मेथड में हमेशा अपन क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक। और यदि ब्लॉक बना रखा है तो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा इस केस को, सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। आप यदि क्लेरिफाई करना चाहो तो और क्लेरिफाई कर सकते हो, और ब्रैकेट में लिख देता हूं व्हेन, कौन सा मेथड? व्हेन डब्ल्यूडीवी मेथड इज यूज्ड। यही डब्ल्यूडीवी मेथड यदि आप यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, और ऐसे डेप्रिसिएबल एसेट को यदि आप बेच देते हो तो बेचने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे उसको अपन, तो वो हमें यहां पे पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ना बेटर नहीं है, जिस वे में बता रहा हूं उस वे में लिख लो। सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट व्हेन डब्ल्यूडीवी मेथड इज यूज्ड। इसको अपन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला केस, केस नंबर 1,
व्हेन ऑल ब्लॉक, जो भी आपका पर्टिकुलर ब्लॉक है, ब्लॉक क्या होता है, सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यदि पूरा का पूरा जो भी आपका ब्लॉक है, तो व्हेन ऑल ब्लॉक इज सोल्ड, या ब्लॉक ऑफ असेट, जो भी आपका ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। पहला केस क्या है, यदि आपने पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ असेट यदि आपने बेच दिया, पूरा ब्लॉक बेच दिया, सारे ब्लॉक नहीं, पर्टिकुलर ब्लॉक, तो उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी एसेट है, सारी एसेट यदि आपने बेच दी, एसेट में कोई, उस ब्लॉक के अंदर अब कोई एसेट है ही नहीं। वेयर ऑल ब्लॉक इज सोल्ड, या ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट। केस नंबर 1, केस नंबर 2 बाद में बात करेंगे, पहले केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो यदि केस नंबर 1 यदि एप्लीकेबल होता है, तो जहां पे आपने पूरा ब्लॉक भेज दिया, क्या भेज दिया, ब्लॉक में कितनी एसेट हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी एसेट है, सारी एसेट आपने बेच दी, मतलब ब्लॉक में अब कुछ भी नहीं है। तो दो बातें होगी, या तो आपने ज्यादा में बेचा या कम में बेचा। यदि ज्यादा में बेचा तो बोलो तो सही मेरे साथ, अपन तो लप्पा मारते हैं। यदि ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नेचर का नहीं होगा, चाहे आपने 6 साल पहले खरीदा हो, चाहे आपने 9 साल पहले खरीदा हो, क्योंकि डेप्रिसिएबल एसेट हमेशा क्या मानी जाती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा। ये पॉइंट याद रखना होगा, ये मैंने कैपिटल गेन में भी कहा था, उस समय बोल के छोड़ दिया था, मैंने बोला था मैं लिंक करूंगा, डिटेल्ड में आगे बात करेंगे, वो दिन आज आ गया। किसको किससे कंपेयर करूंगी बताओ, आप ब्लॉक की कौन सी वैल्यू लोगे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या लोगे, लेकिन सेल के बिना, तो मैं किन दो को कंपेयर करूंगी आप, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस। जनरली बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला बना लेते हैं, और शायद मुझे लग रहा है जनरल बात करने में तुम्हें समझ में जल्दी आएगा। समझना, पर्टिकुलर ब्लॉक है क्या बेटा, ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 15 लाख है, परचेजेस 6 लाख है। अब दो बातें, ये जो आपका ब्लॉक है क्या बेटा, इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी एसेट है, मैं इंडिविजुअल एसेट की बात ही नहीं कर, ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या बेटा, उस ब्लॉक के अंदर एक एसेट नहीं, 2 एसेट नहीं, 3 एसेट नहीं, कंप्लीट ब्लॉक, कंप्लीट, चाहे 4 एसेट हो चाहे 15 एसेट हो, जितनी भी एसेट है पूरा का पूरा ब्लॉक अपन ने क्या कर दिया बेटा। और जब पूरा का पूरा ब्लॉक आपने बेच दिया तो फिर दो बातें होगी, क्या दो बातें होगी बेटा, या तो ये ब्लॉक आपने 18 लाख में बेचा होगा, या ये ब्लॉक आपने बेचा होगा, जल्दी बोलो, दो बातें बताओ क्या क्या हुआ, पहले केस में क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ। यदि आपका जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 15 लाख रुपए और आपकी परचेज 6 लाख रुपए की, ये पूरा ब्लॉक, क्या वर्ड बोल रहा हूं, मेरे साथ इन्वॉल्व होने वाले बच्चे को, क्या बेटा पूरा ब्लॉक आपने बेच दिया, पहला केस 18 लाख रुपए में, तो क्या हुआ, क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना, 3 लाख। और यदि 22 लाख में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया, देखो मैंने क्या बोला, अपन सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते टाइम आपको ये कनेक्ट करना है कि क्या याद करना और क्या लप्पे में काम हो जाए। और ये स्ट्रेटजी यदि आपको बनानी आ गई, तो जो आपको एक टेंशन होती है भूलने का, एक फियर रहता है कहीं मैं भूल ना जाऊं,
कहीं याद ना रहे, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो आपका पढ़ने का तरीका है कि जो कंटेंट को पढ़ते टाइम आप क्या करते हो, जितने कंसेप्ट आप कॉमन सेंस में कनेक्टिविटी में कन्वर्ट कर लोगे, आपका जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बना लेंगे यार, टेंशन नहीं है, ऐसा होता 3-4 बार रिवीजन करके याद हो जाएगा। चलो फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। यदि पूरा का पूरा ब्लॉक यदि आपने भेज दिया तो वापस से दो केसेस होंगे, पहला 1A और दूसरा 1B। 1A पढ़ने में आ रहा है एवरीवन, व्हेन या इफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेल प्राइस। किसके सेल प्राइस, ये ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, पूरा ब्लॉक। क्या बोला मैंने, पूरा ब्लॉक भेज दिया तो उसका जो सेल प्राइस है इज मोर देन, किससे कंपेयर करेंगे, ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस। गुड मॉर्निंग। इफ सेल प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा अपन, क्या हुआ, फायदा। क्या हुआ, फायदा। और ये डेप्रिसिएबल एसेट भी कैपिटल एसेट होती है ना, तो क्या बोलते हैं इसको अपन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1B। इफ सेल प्राइस, if sale price is less than, if sale price is less than, किससे less than, opening WDV, opening WDV plus purchases। तो इसको क्या बोलेंगे, यदि आपका ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस इज मोर देन द सेल प्राइस या सेल प्राइस इज लेस देन दी ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस, इस तरह मतलब कम में बिका है, क्या है, कम में सेल हुआ है, तो क्या हुआ है, लॉस। इस लॉस को क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लिख लिया, मैंने बोला ये लिख लेना, ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ नहीं है एग्जाम्पल में, ये आपको ऐसे लिखना है जैसे बता रहा हूं। सब लिख लो, लिख लिया इतना एवरीवन। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, इंप्लाइड है, पूरा ब्लॉक नहीं, पार्टली ब्लॉक। when some asset of block, when some asset of the block of asset are transferred या partly block is transferred, यार part of the block यदि आपने ट्रांसफर किया, मतलब some of the asset of the block is being transferred। केस नंबर 1 दिखाने की जरूरत नहीं ना, उधर लिख लिया ना सबने। केस नंबर 2, बेटा इधर, इधर एवरीवन। क्या पूरा ब्लॉक बेच दिया, क्या पूरा ब्लॉक बेच दिया, क्या पूरा ब्लॉक बेच दिया, नहीं बेचा, पूरा ब्लॉक नहीं बेचा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक यदि आपने बेचा है तो दो बातें होगी। मोस्टली ये होगा कि जब पार्ट ऑफ द ब्लॉक यदि आपने बेचा है तो ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी और ब्लॉक के अंदर एसेट भी है, तो ब्लॉक के अंदर एसेट भी और ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी है, तो क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। लमसम वाला गेम नहीं है, स्लम सेल की बात नहीं कर रहे अपन, अपन ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जैसे आपका ये ब्लॉक है बिल्डिंग ना, और 3 बिल्डिंग्स है, और तीनों की तीनों बिल्डिंग आपने बेच दी, पूरा ब्लॉक यदि आपने बेच दिया हो तो केस नंबर 1 है, बोलो केस नंबर 1 है। यदि आपने पूरा बिल्डिंग नहीं बने, 3 बिल्डिंग है, 3 में से एक बेच दी, तो 2 तो बची ना, ब्लॉक के अंदर एसेट है और ब्लॉक के अंदर एसेट भी और ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी है, तो क्या प्रॉब्लम है,
करते रहो, क्या करते रहो, जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्लोजिंग WDV पर डेप्रिसिएशन। तो भैया ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट और लॉस इंडिविजुअल एसेट पर कैलकुलेट नहीं होता। नहीं समझ में आया? ये मैंने कल भी बताया था, कल भी मैंने बोला था इंडिविजुअल एसेट नहीं दिख रही है, ब्लॉक की बात कर रहे हैं। WDV मेथड यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, WDV मेथड यूज हो रहा है नॉट ओनली ऑन द इंडिविजुअल एसेट और ब्लॉक। तो यदि ब्लॉक में 3 बिल्डिंग है, वापस से बोल रहा हूं, ब्लॉक में 3 बिल्डिंग है और यदि एक बिल्डिंग यदि आपने बेच दी तो प्रॉफिट और लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हैं, ब्लॉक के ऊपर। तो जब असेट भी है और वैल्यू भी है, बोलो जब असेट भी है और वैल्यू भी है तो क्या चार्ज करते रहोगे आप एवरी ईयर? डेप्रिसिएशन 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 डेप्रिसिएशन। क्या प्रॉफिट और लॉस, क्या प्रॉफिट और लॉस, क्या प्रॉफिट और लॉस? सर जो असेट आपने बेच दी उसके ऊपर बेटा जो एसेट आपने बेच दी वो इंडिविजुअल एसेट है, इंडिविजुअल एसेट की बात नहीं करते। अपना कितना एक्टिंग करनी पड़ेगी बेटा, बहुत प्रोविजन है। कुछ बच्चों लगता भी होगा सर आप इतनी एक्टिंग क्यों करते हो, करनी पड़ती है। क्योंकि मैं कोई एक्टर थोड़ी, जो एक्टिंग करने में मजा आता, बिल्कुल नहीं आता। ये कंटेंट माइंड में जाता नहीं है ना, ये बहुत सारे कंसेप्ट है क्या बेटा। वापस से इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, समझना मेरी बात को, जब माइंड में जाएगी आपको कैसे याद रखना है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाले केस में अंतर था, पूरा ब्लॉक ही बिक गया था। तो जब पूरा ब्लॉक ही बिक गया था तो या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि ब्लॉक ही नहीं है, ब्लॉक ही नहीं है, ब्लॉक के अंदर सारी एसेट बेच दी। तो ब्लॉक के अंदर ये सारी एसेट आपने बेच दी तो दो बातें होगी, या तो कम में बिका है, ज्यादा में बिका है, बोलो मैं ज्यादा, या तो कम में बिका है या, तब तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही होगा। केस नंबर 1 सिंपल है। केस नंबर 2 भी सिंपल है, यदि आपको ये बात ध्यान रही कि इंडिविजुअल एसेट पर प्रॉफिट लॉस की बात टू ए, टू ए इफ सेल प्राइस, और 2B, पहले मैं 2B लिखवा देता हूं, इफ सेल प्राइस, इफ सेल प्राइस लेस देन, किससे लेस देन, ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो आपने 4 में से 2 ही एसेट को बेचा है, 3 ही एसेट को बेचा है, तो ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस जो आपकी वैल्यू है, ब्लॉक की वैल्यू है, वो ज्यादा है और सेल प्राइस कम है। इसका मतलब ब्लॉक के अंदर वैल्यू बची हुई है, ब्लॉक के अंदर वैल्यू। तो फिर तो करते रहो जो करते हो एवरी, आप क्या करते हो, क्लोजिंग WDV पर, क्लोजिंग WDV पर क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना है, क्या होगा बेटा, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जैसे आप एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वैसे आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, normal depreciation to be charged. If sale price is more than, if sale price is more than, very interesting, very interesting. 4 एसेट है, कितनी एसेट है ब्लॉक में, मान लो 4 एसेट है, नहीं 4 ब्लॉक नहीं है, मैं चेंज कर देता हूं, 6 एसेट है। एक ब्लॉक में कितनी एसेट है, 6, और 6 में से आपने 4 बेच दी, 6 में से कितनी एसेट बेची, 4, तो ये 1 नहीं होगा 2 होगा। लेकिन जो 4 एसेट बेची वो इतने ज्यादा में बेच दी, इतने ज्यादा में बेच दी कि जो ब्लॉक की जो पूरी वैल्यू है, 6 एसेट की जो वैल्यू उससे भी ज्यादा में बेच दी। किससे ज्यादा में बेच दी, 4 एसेट को उस प्राइस में आपने बेचा दैट इज मोर देन दी, जो 6 एसेट की जो भी ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस, जो क्या होगा, अब ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, ओपनिंग
ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस। इस केस को कोई एक्सप्लेन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इस केस का मतलब क्या हुआ? इस केस का मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ, समझना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक में नो वैल्यू। ब्लॉक में क्यों? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल प्राइस। तो जैसे आप सेल प्राइस माइनस करोगे, सेल प्राइस ज्यादा है तो आपका ब्लॉक क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ब्लॉक क्या हो गया? ब्लॉक क्या हो गया है? नेगेटिव। ब्लॉक नेगेटिव हो गया, इट मींस ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई? नील। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन ब्लॉक के अंदर अभी भी एसेट है, इवन एसेट एग्जिस्ट, इवन एसेट एग्जिस्ट। ये कैसे पता चला कि एसेट है? एसेट है, बोलो एसेट है। लेकिन जब ब्लॉक में वैल्यू आ ही नहीं रही पॉजिटिव, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो क्या? तो वो क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? तब प्रॉफिट कैसे पता चला? क्योंकि सेल प्राइस इज मोर देन दी ओपनिंग प्लस परचेजेस। समझ में आ गया लॉजिक? तो कौन सा प्रॉफिट होगा ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या होगा ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये जल्दी से लिख लो सब। आज एक ब्लॉक में 6 असेट है, उसमें से आपने 4 असेट को बेच दिया। 4 असेट की वैल्यू नहीं, ये तो अपन अकाउंट्स में करते हैं, 4 का चार्ट से कंपेयर करते हैं, वो नहीं। हाँ, वो जो मैथमेटिक्स वाला लॉजिक है वो मतलब आ लेना यहाँ पे कि 4 बेची है तो 4 की कॉस्ट लेंगे। ना 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 ना, सेल प्राइस 4 की होगी और कॉस्ट 6 की होगी, और सेल प्राइस 4 की ज्यादा है देन दी 6, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कम हुआ तो जब ब्लॉक में वैल्यू है तो आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये चार्ट बना लिया सबने? ब्लॉक कैन बी नील बट नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं रखते, तो इसलिए वो हमेशा क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता है। WDV ready everyone? Question number 3, WDV of the block as on 1st April 2025 is rupees 15 lakh। इसको क्या बोलेंगे बेटा? तेज बोलो। ओपनिंग WDV कितना हो गया आपका? 15 लाख रुपए। ये किसकी? ये ब्लॉक की वैल्यू है। ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक 15 लाख रुपया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, asset falling within the block are purchased during the year for 5 lakh rupees, purchases 5 lakh rupees, sale of आवाज नहीं आ रही? एंटायर ब्लॉक, ये ध्यान से पढ़ना होता है। तो केस नंबर 1, नॉट 2, 2 नहीं है, 1 है। तो डिटरमाइन द टैक्स कंसिक्वेंसेज यदि आपने 8,80,000 में बेचा। तो देखते ही समझ में आ गया होगा सर, ओपनिंग प्लस परचेजेस। तो सेल प्राइस कितनी है? 8,80,000 इज लेस देन ओपनिंग प्लस परचेजेस, दैट इज 20 लाख। तो सेल प्राइस ज्यादा है कम है? तो क्या है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ रुपीज 11,20,000 रुपीज। किन किन को नहीं आया समझ में? सबको आ गया? ये पहली बार क्वेश्चंस ऐड किए थे तो सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये लूंगा थोड़ी देर में, लिख लो। अमाल के मिशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है।
किसके रिगार्डिंग? अमालगमेशन। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे दूं, अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एम लिमिटेड owns the following asset on 1st April 2025, बिल्डिंग एबीसी, बिल्डिंग एबीसी। ये देखने पड़ते हैं ब्लॉक, ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको। क्या देखना होता है ब्लॉक बनाते टाइम? ब्लॉक कैसे बनते हैं? सेम क्लास सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सुनना, सेम क्लास बिल्डिंग है, मान लो, ऐसा नहीं है, मान लो बिल्डिंग बी पे 5% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता, तो फिर ये एक ब्लॉक नहीं होते, दो ब्लॉक होते। एक ब्लॉक हो जाता एंड सी का, एक ब्लॉक हो जाता बी का, क्योंकि ब्लॉक बनाए जाते हैं सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। शायद मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। इस क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ है कि सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास सेम क्लास सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यस और नो? आपको एक्विजिशन भी दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने कब कब एक्वायर्ड किया, ये डेट भी आपको दी हुई है, 540, 1640 और 60। बिल्डिंग डी, मशीनरी ऐप, पेटेंट और टेक्निकल नो-हाउ। ये पेटेंट और टेक्निकल नो-हाउ क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? इनटेंजिबल एसेट। क्या ये? और मैंने पहले ही बोला ना, ये सबसे इजी चैप्टर है। आपको लग रहा होगा इससे इजी चैप्टर कोई यही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका पीजीपीपी। The following assets are sold by the company during the previous year 25-26. मशीनरी सी और ई, मशीनरी सी और ई मतलब मशीनरी वाला ब्लॉक। ये क्या दिया हुआ है? सेल के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? और डेट भी आपको दी हुई है, आपने कब बेचा। डेट ऑफ सेल इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपने प्रीवियस ईयर में कभी भी बेचा। डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। करें साथ में? कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एडिंग क्या बनाएंगे? एडिंग बताओ। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, नाम क्या है? ऑफ एम लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। क्या कैलकुलेट करना है? वही आपको एडिंग बनानी होती है। सबको फॉर्मेट बनाना आ गया। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एम लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। बेटा पर्टिकुलर्स और अमाउंट करके कितने कॉलम्स बनेंगे? एक तो पर्टिकुलर्स का बनेगा, अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हर एसेट को अलग अलग डाल दो, या एक ही स्टेटमेंट बना लो और जो अपने ब्लॉक है उतने अमाउंट के कॉलम बना लो। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनटेंजिबल एसेट, चार ही ब्लॉक बन रहे हैं। एक बार चेक कर लो कितने ब्लॉक बन रहे हैं बेटा। वन, टू, थ्री, फोर। तो अमाउंट के कितने कॉलम बन गए बेटा? और ये कौन सा कॉलम बन गया? पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम आपका बनेगा, पहला ब्लॉक आपका बनेगा ब्लॉक 1, बिल्डिंग का 10% का ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक मशीनरी का कितना परसेंट? 30%। देखते जाओ। और तीसरा ब्लॉक कौन सा बनेगा? फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कितना परसेंट? आवाज नहीं आ रही?
10%, एंड फोर्थ बनेगा आपका इंटेंजिबल असेट, फोर्थ ब्लॉक। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। बेटा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे, लॉजिक को फॉलो करोगे, कभी डरोगे नहीं। मतलब ये मत देखो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, फॉर्मेट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा रहा है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब जैसे ही क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आया तो दिमाग में फटाफट क्या आना चाहिए? फॉर्मेट। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी किस पे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सोल्ड। यदि आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। समझ में आ रही बात? साथ में करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब वैल्यू कौन से दिन की लेने अपन? एज ऑन 1 अप्रैल 2025। बिल्डिंग का दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है कितना? यार बताओ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग की कितनी है देख के एवरीवन? 21 लाख। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट बेंच लेफ्ट हैंड साइड, हर बच्चा इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मुझे डेटा बताओ। इधर राइट हैंड साइड क्वेश्चन पढ़ो, डेटा बताओ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिल्डिंग का आ गया 21,95,000। मुझे हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। फिर उसके बाद मशीनरी का 2,19,000, फर्नीचर का 1,18,000, और इंटेंजिबल एसेट ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नहीं है, चेक कर लो। लास्ट बेंच लेफ्ट हैंड साइड नील। अब क्या करेंगे बेटा? एड परचेजेस। ये जितनी परचेजेस दी हुई ना, 4 परचेजेस है। दिख रहा है सबको मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? क्योंकि तुम लोग बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, डेटा ही पढ़ना नहीं आता, तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी है, यही क्लास का अपना रोल है। तो कितनी परचेजेस दी हुई है यहाँ पे? 4। और चारों की चारों परचेज आपकी कब तक हो रखी है? 3 अक्टूबर तक। यस और नो? 14 मई, 21 सितंबर, 15 अप्रैल, 17 मई, ये चारों की चारों परचेजेस कब है? 3 अक्टूबर तक। और 3 अक्टूबर तक यदि परचेजेस है, इसका मतलब 180 डेज हो गया, 180 डेज और मोर। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। तो परचेजेस के आगे अपने को अलग अलग नहीं करना कि पुट टू यूज 180 डेज या लेस देन 180 डेज, सब 180 डेज और मोर है। तो लिख दो बिल्डिंग कितनी परचेज की है। आवाज नहीं आ रही? 5,40,000 रुपीज मशीनरी, 16,000 पेटेंट। पेटेंट और टेक्निकल नो हाउ दोनों किस में जाएंगे? दोनों किस में जाएंगे? इंटेंजिबल एसेट। कितना अमाउंट है? लॉक कर दूं एवरीवन? और फर्नीचर एंड फिटिंग्स अंडा नील। लेस सेल प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। जो आपने एसेट बेच दी उनका सेल प्राइस भी आपको निकालना होगा। कितना आएगा? दोनों आपने मशीनें ही बेची है, तो कितने की मशीन बेच दी आपने? 190 की। कितने की? नील नील नील। कुछ और भी आएगा क्या? ओपनिंग बार बार फॉर्मेट 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 फॉर्मेट, माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? जो एजुकेशन जो होती है उनमें माइंड ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको माइंड को ट्रेंड करना है, मुझे फॉर्मेट में जाना है। किस में जाना है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस माइनस सोल्ड। ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसा कर क्यों रहे हो, मैं जानबूझ के ऐसा कर क्यों रहा हूं?
इस बात को मानते हुए कि एग्जाम के दिन आप सटक गए, क्या हो, सटक गए। सटकना मतलब जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया है उनको पता होगा, तब बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, तो नहीं करे, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। तो उससे क्या होता है कि यदि आप बहुत ज्यादा पैनिक हो भी गए तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फॉर्मेट में जाने का, फॉर्मेट में जाने का। इससे आप बहुत नॉर्मल होते हो, क्योंकि अपने को दोनों, क्योंकि लॉजिक पता है तभी लगता है, बात सुनना, लॉजिक तभी लगता है जब दिमाग बहुत तेज हो, और दिमाग तभी तेज होता है जब आप शांत हो, और एग्जाम के दिनों में शांत रहना डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि लॉजिक तो होना ही चाहिए और साथ में फॉर्मेट बेस्ड स्टडी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फॉर्मेट बेस्ड। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमें हर वे में क्या होना है? पास होना है। क्या होना है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सोल्ड, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज क्लोजिंग WT। क्या बोलेंगे इसको? क्लोजिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अपने लिखा था ना फॉर्मेट में, कितना कितना अमाउंट आएगा जल्दी बताओ? 27,35,000, 45, इसमें कितना आएगा मशीनरी में? 45, 1,18,000, 1,00,000। अब तो आप डेप्रिसिएशन का रेट लगा दो, सिंपल है। ऊपर तो आपने डेप्रिसिएशन का रेट लिखा हुआ, ये तो डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना कितना आ रहा है? 2,73,500, 13,500, 11,800, और 1,00,000 का 25%, 25,000 रुपीज। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे अपने पार्ट ऑफ द एसेट बेची थी, यहाँ पे अपने पार्ट ऑफ द एसेट बेची थी, पूरा ब्लॉक नहीं बेचा था। तो जो क्लोजिंग WDV उसके ऊपर अपने क्या किया? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। ये एग्जांपल है पॉइंट नंबर 2 का, बी वाला केस। जब सारी एसेट नहीं बेची जाती, जब सारी एसेट नहीं बेची जाती, सम ऑफ द एसेट बेची जाती है, तो जब ब्लॉक के अंदर एसेट भी और ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी हो, तो कौन सा केस एप्लीकेबल होता है? 2B। तो देन जो भी आपका क्लोजिंग WDV उसके ऊपर आपको क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना। डन बाय एवरीवन। और मैंने पहले भी कहा था, प्रोविजन अलग कॉपी में, क्वेश्चंस अलग कॉपी में, भूलना नहीं है। प्रोविजन अलग कॉपी में और क्वेश्चंस अलग कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 6, WDV of the block, WDV of the block having the two machines। ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हेलो, ये क्वेश्चन किसके साथ है? ये क्वेश्चन कनेक्ट है ब्लॉक के साथ। किसके साथ? यदि आपको ब्लॉक वाले कंसेप्ट को यदि समझना है जो मैंने अभी लिखवाया है, तो उसके लिए क्वेश्चन बेस्ट। WDV ऑफ द ब्लॉक हैविंग द टू मशीन, एक ब्लॉक है जिसमें दो मशीन है A एंड B, और ये 1 अप्रैल 2025 मतलब ओपनिंग WDV दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना अमाउंट? 6 लाख रुपया। मशीन C, मशीन के नाम बदलने से ब्लॉक चेंज नहीं होता। यदि मशीन मतलब प्लांट एंड मशीनरी वाली क्लास, तो सेम क्लास और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या होगा? सेम ब्लॉक। और जनरली प्लांट एंड मशीनरी पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हो? ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है। तो आवाज नहीं आ रही? ये बताया था ना मैंने। तो मशीन C was acquired on 12th November 2025 for rupees 3 lakh and put to use on the same date 3rd October 2025 के बाद, मतलब put to use less than 180 days, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ। किसके ऊपर? मशीन C is sold on 31st March 2026।
3 केसेस है, ए, बी और सी। क्वेश्चंस अपनी अपनी बुक में देखो, 2-3 बार पढ़ो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन सब अपनी अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे बेटा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी देखो, लेमन देखते समझ में आ जाता है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6, 6 में एडिशन हुआ 3, 6 में एडिशन हुआ 3, तो 6 + 3 9। आपने क्या बेच दिया? मशीन सीई बेच दी आपने, जो मशीन खरीदी वही आपने बेच दी। तो अभी भी ब्लॉक में असेट है और वैल्यू भी है, असेट भी है वैल्यू भी है। तो जो भी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा, बोलो जो भी, उसके ऊपर आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज। समझ में आ गई बात? कैसे करना है सामने देखो, इधर सामने क्या हेडिंग बनाएंगे बेटा? स्टेटमेंट showing the calculation of depreciation allowable for the assessment year 26-27। 2 कॉलम बनेंगे, 1 is for particulars and 2nd is for amount। और इस 6 का कौन सा हो गया पॉइंट? पॉइंट नंबर ए। बेटा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है जल्दी बताओ? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। और जिससे पूछूं जल्दी से आंसर दिया करो, अलर्ट रहो अलर्ट रहो अलर्ट। और यही चीज आपको डेवलप करनी है, माइंड अलर्ट। माइंड को बार बार जैसा बोलोगे माइंड वैसा काम करता है। आपके माइंड में सुपर नेचुरल पावर है, क्या बेटा? लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर उतना ही है जितना कि आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हो। ये भी होता है, तुम लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। आप अपने दिमाग के साथ खेल के कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम लोगों को एक ही चीज सिखाई जाती है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन भैया वो हार्ड वर्क जो होता है ना, वो आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कंप्यूटर 2 चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक, तो जो आप मेहनत करते हो वो आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है माइंड, क्या बेटा? और सबका इक्वल माइंड है। ये गधे बोलते तू इंटेलिजेंट, मैं डफर ना, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं किसी को इंटेलिजेंट और किसी को डफर। मुझे समझ में ही नहीं आता। यदि कोई डफर होता तो उसको गाने कैसे याद आ जाते हैं? बताओ बताओ। कंसेप्ट तो याद नहीं होते और गाने याद है रे भैया तेरे। डांस की स्टेप याद है, मुझे डांस की स्टेप याद नहीं होती। मुझे जिम जाते हुए 1.5 महीना हो गया, मैं उससे रोज पूछता हूँ आप ही बता दो कैसे करना, इतना भी याद नहीं होता। नहीं होता। उस चिन्मय जन को याद नहीं होता जिसने 1.5 महीने के अंदर सीए फाइनल क्लियर कर लिया। तो कौन इंटेलिजेंट है? और बच्चे ऐसे होते हैं जब जिम में जाते हैं, हमें तो एक बार देखते समझ में आता है, सर हमें तो ऐसे समझ में आता है। इंटरेस्ट वाली बात है, टारगेट वाली बात है, माइंड इंस्ट्रक्शंस वाली बात है। गेम कहाँ है? माइंड इंस्ट्रक्शंस। आप अपने माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो? मैं किसी के घर पे जाता हूं, 3 बार जाता हूं, 10 बार जाता हूं, 15वीं बार जाता हूं, फिर 16वीं और वापस से गूगल से जाता हूं, रास्ता याद नहीं होता। और उस सिंपल को याद नहीं होता जिसने सीए फाइनल 1.5 महीने में क्लियर किया। बात समझ में आ रही बेटा? ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? वी ऑल आर इक्वल। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? योर टारगेट एंड माइंड इंस्ट्रक्शंस। आप जैसे अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दोगे, आउटपुट वही आएगा। व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ। आप अपने आप से क्या बात करते हो? मुझे टैक्स नहीं समझ में आती तो नहीं आएगी। आप बोलो टैक्स बहुत इजी, तो बहुत इजी लगेगी। आप अपने आप से क्या बात करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे यू हैव टू कम्युनिकेट। और कम्युनिकेशन के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय नेगेटिव टॉक एंड नेगेटिव कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं हो, ओनली पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? इसके लिए 5 मिनट्स का टाइम रोज निकालो। सुबह 5 बजे, मतलब सुबह 5 मिनट्स या सोने से पहले 5 मिनट्स, एंड लॉजिकली पॉजिटिव टॉक्स अपने आप के लिए बात करो। आई एम वेरी गुड, माई मेमोरी इज वेरी गुड। ऐसा बोलूंगी तो स्टार्टिंग में मजाक लगेगा और खुद को हंसी भी आएगी, माई मेमोरी इज गुड। कल का याद नहीं है टैक्स का, मुझे पता है। लेकिन जो काम एक बार करते हैं फायदा नहीं होता। लेकिन जहां 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ मंथ्स तक उस चीज को रेगुलरली रिपीट करते हो, आपको भी रीजंस मिलने लग जाते हैं कि यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट। और ये जो आपका माइंड जो आपको सिग्नल देता है वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है? इंप्रूव करता है। क्या करता है?
चलो अपन फालतू बातें बहुत करते हैं, आ जाओ, कम बैक टू द पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात कर रहे थे अपन? डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर अमाउंट अपना क्या है? डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 6 लाख प्लस परचेजेस। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख, परचेजेस आपका दिया हुआ है 3 लाख, माइनस सोल्ड 4 लाख। तो इसको क्या नाम देंगे? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा बोलेंगे, तो लिख दिया मैंने 5 लाख रुपीज। रुको रुको रुको, रुक गया। यदि प्रीवियस ईयर में यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया हो तो आप अदरवाइज फुल, लेकिन जो एसेट खरीदी वो बेच दी, जो एसेट खरीदी बेच दी, वो एसेट है ही नहीं, वो एसेट है ही नहीं, तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं होगी, एसेट ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सी एसेट बची हुई है? ए और बी। आपको पता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख रुपीज है, आपको पता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ये तो आपको पता है। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता है 15% है, और यदि आपने लेस देन 180 डेज यदि किसी एसेट को यूज किया होगा तो उस एसेट पर आप रेट होगा, लेकिन वो एसेट एक क्या अभी? वो एसेट तो गई, तो गई तो डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा नहीं भैया उसमें? ये बात सही है, ये बात सही है। क्या सही है? कि डेप्रिसिएशन ब्लॉक के ऊपर कैलकुलेट होता है, लेकिन जब आप रेट लगाओगे तो आप रेट तभी तो लगाओगे जब एसेट होनी चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, यही किया होगा लॉजिकली, अभी तो बोला लप्पे सही होते हैं। क्या बोला मैंने? लप्पे सही होते हैं, इसका मतलब है डिजर्व टू बी पास। हम फेल होंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम फेल हो सकते हो। और जिसके लिए मैं इतनी सारी बातें बताता हूं जो कुछ बच्चे सुनते नहीं, फिर फेल होने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि बचपन से क्या पढ़ाया गया है? हार्ड वर्क करो रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट हार्ड वर्क से नहीं आता, माइंड गेम से आता है। किससे आता है? इस माइंड गेम पे आपको दिमाग बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा, जो मैंने किया। जब मैं सीएस की पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ता कम था। माइंड गेम को, अपने आप को रिलैक्स करना, अपने आप को ट्रेनिंग करना, अपने आप को मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, उन चीजों में बहुत काम करता था। अरे मेरी रियल सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो एक दिन तो उसने बोल भी दिया सीए बनने के बाद, मेरी कॉपी चेक कराऊंगी तू सीए बन कैसे किया। क्योंकि मैं जब सीए बना था उस समय सीए फाइनल का रिजल्ट था 3%। When I cleared my CA final, at that time the result was only 3%. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और उसको मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। अब वापस से जरूरत हो गई, कोविड के बाद वापस से बच्चे आने लगे तो वापस से वो वाला हो गया, पढ़ने वाले बच्चे भी फेल होते। तो बिफोर कोविड तो मैं फेमस इसलिए था क्योंकि फालतू बातें बहुत करता था, ये पढ़ाते तो सभी है, और यूट्यूब में तो सर वैल्यू ही नहीं आजकल तो नॉलेज की। सर बहुत टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो बोलता ही नहीं मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ाने वाले बहुत है, ऐसा पढ़ाने वाले बहुत है, कमी नहीं है। आप अकेले नमूने नहीं हो जिसको अच्छा पढ़ाना आता है, इंडिया में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। यस और नो? यस। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू गेट द रिजल्ट? रिजल्ट के लिए जो बहुत जरूरी है वो है माइंड गेम को ट्रेंड करना। किसको करना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका रिजल्ट आएगा। आप बहुत बार देखते होंगे अंदर ही अंदर अपने से आवाज आती होगी, यार वो बच्चा पास हो गया लेकिन उससे बेटर तो मैं ज्यादा पढ़ता था। तो आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप जनरली हमेशा हार्ड वर्क पे ही फोकस करते हो। ये माइंड गेम तो हमेशा ब्लैंक रह जाता है। क्या रह जाता है? इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और मेन जो रिजल्ट देता है ना, वो माइंड गेम देता है। कौन देता है? आपके दिमाग में आप इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हो, अपने आप को कूल कैसे रख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये तो बात समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मशीन सी आपने खरीदी वो मशीन सी आपने बेच दी, तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात नहीं आएगी, इवन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। लेकिन बिक गई ना, वो तो बिक गई ना। डेप्रिसिएशन कितना होगा? फुल 5 लाख का 15%, 75,000। यही आएगा ना?
यदि आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन तो आप निकाल लो 425, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा। सर क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था डेप्रिसिएशन, तो मैं यहीं पे रुक गया, मैं यहीं पे रुक गया। तो यही पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है, टारगेट पे रुकना है, और टारगेट क्या था? डेप्रिसिएशन था, ना कि क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रिसिएशन था। वो तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया था कि डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रिसिएशन, और वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। पॉइंट नंबर बी, ध्यान से एवरीवन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड? What will be the amount of depreciation allowed if machine A is sold instead of machine? दो कॉलम बनेंगे, वन इज फॉर पर्टिकुलर्स एंड सेकंड इज फॉर अमाउंट। फॉर्मेट वही है सर, डेप्रिसिएशन जो भी कैलकुलेट होगा किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? किसके ऊपर? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सोल्ड। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना आ रहा है आपका? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख, परचेजेस आपकी आ रही है डेट इज 3 लाख रुपीज, माइनस सोल्ड 4 लाख रुपीज। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी और डेप्रिसिएशन अमाउंट तो वही आएगा 5 लाख, लेकिन यहाँ पे चेंज है। क्या चेंज है? मशीन सी आपने नहीं बेची है, ए बेची है। मशीन सी नहीं बेची है, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया ना जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी एसेट? मशीन सी एक्वायर्ड। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे मशीन सी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और इसका वैल्यू कितना है? कितना है? 3 लाख। इसके ऊपर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब 7.5%, कितना आएगा? वापस बोलो। 22,500, 22,500। और बैलेंस अमाउंट कितना है? टोटल क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 5। 5 में से 3 गया, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना है? ऐसे बताया था मैंने, कैलकुलेट करना आपको। क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस। क्या निकालना पड़ेगा? बैलेंस। क्योंकि जिनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है उनके ऊपर पहले कैलकुलेट कर लो, बाकी बैलेंस के ऊपर कितना होगा? फुल। क्या होगा? बैलेंस अमाउंट कितना है? 2 लाख का 15%। टोटल क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आपकी 5 लाख है। प्यारी बच्ची गुड मॉर्निंग। इधर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आपकी कितनी है? 5 लाख रुपए। तो 5 में से यदि आपने 3 कंसिडर कर लिया तो कितना बचा? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए पे क्या होगा? फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। कितना आएगा? टोटल कितना हो गया? 52,500। लिख लिया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉइंट नंबर सी, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड के अंडर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, एंड क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी इज सेम। मैं वापस से लिख नहीं रहा, मुझे पता है। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सोल्ड। क्लोजिंग जो डब्ल्यूडीवी आएगा वो तो वही आएगा। कितना आएगा? बस जो चेंज होगा वो एसेट का, कौन सी एसेट बेची वो अलग हो जाएगा। ये सही है बेटा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख। जो अब कौन से एसेट बेची? यहाँ पे एक नहीं बेची, दोनों बेच दी पुरानी। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे लॉजिकली देखा जाए तो एक ही एसेट बची है, मशीन सी।
लेकिन अब तुम लोगों के दिमाग में डाउट हो सकता है, सर जब मशीन सी बची है तो 3 लाख पे 7.5% होगा या 5 लाख पे 7.5% होगा? लेकिन जो मशीन सी जो आपने एक्वायर्ड की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया, वो तो कितने की है? तो उसके ऊपर 15% कैसे हो सकता है? 7.5% पूरे पे कैसे हो सकता है? 3 लाख पे तो होगा, क्योंकि जो असेट आपने एक्वायर किए पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, उसका वैल्यू 3 लाख है, 5 लाख नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन? मशीन सी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो क्या करेंगे अपन? 3 लाख का 7.5% कितना आएगा? 22,500। बैलेंस, बैलेंस कोई भी एसेट नहीं है लेकिन वैल्यू तो बची है। बैलेंस कोई भी एसेट नहीं है एनसी उस ए एंड बी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अमाउंट तो है। अमाउंट कितना है? 2 लाख। तो ब्लॉक के अंदर यदि एक भी एसेट बचती है तो डेप्रिसिएशन मिलता रहता है और वैल्यू भी है। तो 2 लाख का कितना परसेंट? 15%। कितना आएगा? आपको सिंपल ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे असेट असेट वाले गेम नहीं होते, असेट असेट वाले गेम नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है? ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर यदि एसेट होती है, वैल्यू होती है और डेप्रिसिएशन चार्ज आता है। लेकिन यदि कोई एसेट आपने एक्वायर्ड की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, पर उसी एसेट पर नजर रखनी होती है, उस एसेट पर पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बजाय आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। ये वाली बात ध्यान रखिए। और बाकी जितनी भी एसेट होगी उसके ऊपर फुल, उसके ऊपर हाँ बेटा। नहीं, वो वाला लॉजिक अपन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप 1 पॉइंट की बात कर रहे हो। 1 पॉइंट तभी एप्लीकेबल हो जाता है पूरा ब्लॉक बेच दिया हो। क्या पूरा ब्लॉक बिक गया? ओनली ए एंड बी तो बिकी है। ब्लॉक के अंदर 3 एसेट है, ए बी एंड सी। ए बी सी यदि तीनों बेच देते तो ये 2 में नहीं आता, ये 1 में आता। जो पॉइंट नंबर 1 जो आज अपने क्लास के अंदर पढ़ा था, केस नंबर 1 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंप्लीट ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर 2 एसेट हो या 6 एसेट हो, जितनी भी एसेट हो सारी एसेट सेल कर दी। यहां तक सबको समझ में आ चुका है एवरीवन? एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे निकालना है। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के लिए क्या चाहिए होगा आपको? ओपनिंग प्लस परचेजेस। तो परचेजेस का मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो मेरा एक क्वेश्चन आता है, आपने कोई एसेट खरीदी लाइक एसी, एसी देखा है बेटा? या देख लो, ये आपने एसी बाई किया फॉर एग्जांपल 51 का, कितने का? और इसके नीचे क्या होते हैं? पहिए लगे होते हैं, दुकान से डायरेक्टली मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाता है पहिए लग के। 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन लग गया, मजाक कर रहा था। तो मेरा 51,000 रुपीज का एसी, हेलो, 51,000 का एसी, 1,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन, 3,000 रुपए फिटिंग के। तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? अकाउंट्स में भी पड़ा होगा आपने। जब तक कोई एसेट यदि आप एक्वायर करते हो, उस एसेट को पुट टू यूज, याद आया? वहां पे आपने अकाउंट से बोला होगा रेडी टू यूज। एसेट जब तक यूज के लिए रेडी नहीं हो जाती, वहां तक की सारी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है। याद आया कि नहीं आया? वही यहाँ पे, बस यहाँ पे रेडी टू यूज की जगह आपको वर्ड यूज करना है पुट टू यूज। जब तक आप एसेट को पुट टू यूज नहीं करते, यदि आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस किया, लाइक आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया हो, फ्रेट पे किया हो, इंस्टॉलेशन पे किया हो, जो भी आपने पे किया है वो सब क्या होगा? एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। इवन एसेट बाय करने के लिए यदि आपने कोई लोन भी ले रखा हो, क्या ले रखा हो, और वो लोन का इंटरेस्ट भी ऐड होगा, कब तक का? पूरा नहीं, पुट टू यूज तक का। जैसे आज आपने कोई एसेट एक्वायर करने के लिए लोन लिया और एसेट को आपने पुट टू यूज किया 4 महीने बाद, तो कितने महीने का इंटरेस्ट? 4 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
है, दिमाग पे जोर देना ही नहीं है, दिमाग फट जाता है। आपको सिंपल एक बात याद रखनी है, असेट को पुट टू यूज। क्या याद रखना है? जब तक असेट यूज के लिए पुट नहीं करते तब तक की जो भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो सब कैपिटलाइज्ड होगी, वो सब असेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन कंफर्म? Aswani borrowed a sum of 30 lakh rupees. Aswani borrowed a sum of 30 lakh rupees on 1st April 2023, 12% per annum to construct the building for the purpose of business. बिजनेस के पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग बनाई, बिजनेस के पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग के लिए आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2023 को। तो आपको पता है बिल्डिंग कितने की है? कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये मानेंगे कि जितना आपने लोन लिया उतने की बिल्डिंग की कॉस्ट लगी होगी। कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है और लोन का अमाउंट कम भी हो सकता है, लेकिन साइलेंट में यही प्रिज्यूम करेंगे कि जब कुछ नहीं दे रखा है तो जितने का लोन लिया उतने की बिल्डिंग बनी होगी। तो बिल्डिंग कितने की बनी? 30 लाख की। लेकिन जब तक बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना दिया होगा? इंटरेस्ट। तो जब तक बिल्डिंग रेडी टू यूज और पुट टू यूज नहीं हो गई, कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, तब तक का इंटरेस्ट किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा, वो कैपिटलाइज बनेगा। सर उसके बाद के इंटरेस्ट का क्या होगा? वो रिवेन्यू इंटरेस्ट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? वो रिवेन्यू इंटरेस्ट का पार्ट होगा। वो पीजीबी के अंदर क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे एज एक्सपेंस। यहाँ पे बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिजनेस के पर्पज के लिए बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया 12% पे। बिल्डिंग बन के रेडी हो गई 30 जून 2025। 30 जून इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है? 30 जून 2025 तक का जो भी लोन पर इंटरेस्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ असेट। समझ में आ गई बात? हेलो? The loan is still outstanding and cost of construction of building is 60 lakh. यहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो अपन 30 लाख कंसिडर करते, तो यहाँ पे दे रखा है तो आप कितना मानोगे? लोन लिया है 30 लाख का, लेकिन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? जरूरी थोड़ी है कि पूरा का पूरा लोन लेके ही करेंगे अपन। तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 60 प्लस 30 लाख का जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना आएगा? जब तक बिल्डिंग पुट टू यूज नहीं हो जाती। तो बिल्डिंग जब बन के रेडी हुई 30 जून को, जब हमने पुट टू यूज भी इमीडिएटली कर लिया, तो पुट टू यूज कब हुआ? 30 जून। तो 30 जून तक का आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है। छोटा सा है, यही सॉल्व कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना है बेटा? इसमें आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ऐड क्या ऐड करना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने पीरियड का? कितने पीरियड का? 3 महीने का। कितने पीरियड का? कितने पीरियड का? कौन था वो जो बोला 3 महीने? ठीक है, मजाक करता था। ओनली 3 महीने नहीं भैया, लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2025 to 2024 1 ईयर, 2025 2 इयर्स। तो 2 इयर्स कंप्लीट हो गए आपके 31 मार्च 2025 को। अप्रैल मई जून 3 महीने, तो टोटल हो गया 2 इयर्स 3 मंथ्स। पता है 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो 2 इयर्स में होते हैं 24 मंथ्स, और 24 प्लस 3 कितना होता है? 27 मंथ्स। यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे? सर लोन का अमाउंट कितना है? 30 लाख इंटू 12%, ये 1 ईयर का है। तो या तो आप 2.3 कर सकते हो, 2 इयर्स 3 मंथ्स,
2 1/4 तो 2.25 आएगा, या बेस्ट है 2 years 3 months मतलब 2.25, या आप क्या कर सकते हो, ये 1 year का है, 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, तो ये 12 महीने का है, कितने महीने का चाहिए आपको, देख लेना आंसर वही आएगा। ये आ गई आपकी कॉस्ट 68,10,000 रुपीज। 68,10,000 रुपीज। एज बोलो। नहीं, बिल्डिंग को अपन नॉर्मली अदर यूज मानते हैं 10%, तो बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा 10% लगाना होता है आपको। बिल्डिंग हमेशा अदर यूज में आएगी, रेजिडेंशियल थोड़ी, एम्प्लॉइज को थोड़ी, तो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो रेजिडेंशियल का आएगी। जैसे अपन यहाँ पे बिल्डिंग यूज कर रहे हैं बेटा, ये रेजिडेंशियल है, तो इससे अदर यूज 10%, 5% नहीं। हेलो एवरीवन, क्लियर। केस नंबर 1, मिस प्रिया is engaged in the business of generation and distribution of power। पावर वाले को मिलता है ऑप्शन, क्या ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, डब्ल्यूडीवी मेथड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी मेथड। और यहाँ पे जब ये जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर के अंदर एंगेज है तो इन्होंने क्या किया, ऑप्ट किया, क्या ऑप्ट किया, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बेटा, जब इन्होंने डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया है तो डब्ल्यूडीवी मेथड के आधार पे, ब्लॉक के आधार पे सारा काम होगा, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब तो क्या है ये, नॉर्मल, तो ये क्या यूज करें, डब्ल्यूडीवी मेथड। और जब भी डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया जाएगा तो क्या बनाएंगे बेटा, ब्लॉक के आधार पे, किसके आधार पे, ब्लॉक। तो सी एज एन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 50 लाख रुपीज, एक्वायर्ड न्यू मशीनरी 25 लाख रुपीज ऑन 15 नवंबर। 15 नवंबर मतलब 3 अक्टूबर के बाद, लेस देन 180 डेज पुट टू यूज। तो याद रखना पड़ेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी होगा वो आधा लगेगा, कितना लगेगा, हाफ। सी आल्सो इम्पोर्टेड ए न्यू मशीनरी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इंडिया से खरीदो या इंडिया के बाहर से खरीदो। आपने इंडिया के बाहर से खरीदी 10 लाख रुपए में, ऑन 14 अप्रैल, पुट टू यूज मोर देन 180 days. This machine was used earlier there and she is a first user in India. कोई फैक्ट नहीं पड़ता। Additional, she bought the computers for rupees 5 lakh rupees on 9 September 2025. यदि आप कोई एसेट पहले यूज करके अब यदि लाते हो तो वो एसेट पर आपको फुल डेप्रिसिएशन वाली बात होती है। क्या होती है, यहाँ पे ये पॉइंट है कि कोई एसेट मैंने पहले यूज की थी तो उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके ऐड करना है, नहीं करना। जो एसेट आपने आप यूज करना स्टार्ट किया अपने बिजनेस के अंदर तो उसका जो भी कॉस्ट है वो पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। कंप्यूटर का कितना है, 5 लाख रुपीज ऑन 9 September 2025। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। होमवर्क दे दूं या साथ में करना है, कौन सा क्वेश्चन है बताइए। Statements showing the calculation of depreciation, statements showing the calculation of depreciation।
अमाउंट के कौन कौन से कॉलम बनेंगे? मशीन का और कंप्यूटर का। मशीन और कंप्यूटर। और दूसरा कौन सा ब्लॉक बनेगा? कंप्यूटर, दैट इज अ 40%। यस, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना दिया हुआ है बेटा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है, दैट इज अ 50 लाख रुपीज। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 50 लाख और कंप्यूटर की नील। कोई कंफ्यूजन है किसी को? गुड मॉर्निंग। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस। क्या क्या परचेजेस है, अब इसको अलग अलग कर देते हैं अपन। एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। इसमें कौन कौन सी एसेट आएगी? मशीन के अंदर बताओ। मशीन मशीन 14 अप्रैल 2025 वाली 10 लाख रुपए वाली। ब्रैकेट में चाहो तो इसकी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ये समझ में आया बेटा? कंप्यूटर भी खरीदा है क्या अपन ने कोई? कितने का? परचेजेस मींस एक्विजिशंस एंड पुट टू यूज लेस देन 180। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम ही है ना, अपन ने रिसेंट वाले क्वेश्चन कर लिए बेटा। ब्लॉक तो एक ही, पर उस पर्टिकुलर एसेट पर रेट आधी हो जाती है। वो कौन सी एसेट है बेटा जो आपने एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया? 25 लाख। लॉक कर दूं? आवाज नहीं आ रही? और कोई एसेट का एक्विजिशन आपने कुछ बेचा क्या? लो बेटा, गुड मॉर्निंग। कोई बेचा क्या आपने? नहीं बेचा ना, तो आप चाहो तो फॉर्मेट नहीं बिगाड़ना चाहो, आदत नहीं खराब करना चाहो तो लिख सकते हो सोल्ड। नील नील। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। मशीन का कितना आ रहा है? और कंप्यूटर का? लॉक कर दूं क्या? अब इसमें अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग अलग करना पड़ेगा? पहले वो वाली एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। assets put to use less than 180 days। उनके ऊपर बताओ कितना डेप्रिसिएशन आएगा, आप रेट लगेगा कितना? अमाउंट कितना आएगा? कौन सी वाली एसेट है? 25 लाख का 7.5%, 1,87,500 रुपीज। लॉक कर दूं? और कंप्यूटर में एक क्या कोई? इसको कैसे बोलते हैं अब ढूंढते नहीं अपन, क्या वर्ड यूज करते हैं? बैलेंस। तो 85 में से अपन ने क्या किया? 25 लाख का पोस्टमार्टम कर दिया। तो 25 लाख में अपन ने क्या किया? तो बैलेंस कितना हुआ? 60 लाख का 15%, और कंप्यूटर में 5 लाख का 40%। कितना कितना आ रहा है अमाउंट? 9 लाख, 2 लाख। लॉक कर दूं? इस क्वेश्चन में एक और ट्रीटमेंट करना था।
मैं बाद में कराऊंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो अभी अपन ने पढ़ा नहीं। क्या बचा हुआ है? ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन कर लिया, और ये क्वेश्चन करने के बाद तुम लोगों को लग रहा होगा सब बहुत इजी है, फ्री के नंबर है। क्या बेटा? फ्री के 3 नंबर 5 नंबर है, ये क्वेश्चन आया तो, क्योंकि बहुत इजी होता है, आपके फॉर्मेट में आगे बढ़ना होता है। मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हमने कर लिया था? कोई पॉइंट में डाउट, कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू अनदर कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन सबको क्लियर है। एडिशनल डेप्रिसिएशन से पहले एक कंसेप्ट और, डेप्रिसिएशन जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, नंबर ऑफ डेज के आधार पे निकालते हैं। किसके आधार पे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेज। सबको समझ में आ गया? किसके आधार पे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेज। तो एक बात को बोलने में 3 मिनट का लेकिन पीरियड क्यों लेते हो? इमीडिएटली बोला करो ना। जब मैं रुक जाता हूं तो फिर बोलता नहीं यार अब गलत लग रहा है, तो फटाफट। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन फुल 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 फुल। यदि आपने एक्वायर्ड किया और पुट टू यूज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो आधा, तब भी नंबर ऑफ डेज। नो 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 नो, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया था। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज नहीं होता। डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज के आधार पे नहीं होता। इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में, सेक्शन 32 डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करता है, ब्लॉक यूज करता है, या तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यदि एक्विजिशन एंड पुट टू यूज, बोलो मेरे साथ, एक्विजिशन एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो देन नंबर ऑफ डेज नहीं, तब भी रेट आधी हो जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है सबको एवरीवन? इधर बेटा, लेकिन एक एक्सेप्शन है। there is a one company merger amalgamation, मर्जर अमालगमेशन, या आप बोल सकते हो एक तरह का क्या है, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया ये? एक्सेप्शन। बाद में लिख लेना, ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया इन केस ऑफ मर्जर अमालगमेशन। कैसे? सर मर्जर अमालगमेशन में क्या होता है, देयर इज ए वन कंपनी मर्ज विथ अनदर कंपनी, तो ये जो दूसरी कंपनी है दैट इज ए, जब ये एक अनदर कंपनी के अंदर मर्ज हो गई, तो ये जो कंपनी है ए जब बी में मर्ज हो गई तो ये क्या हो गई? ओम स्वाहा। तो ये कंपनी क्या हो जाएगी? ए कंपनी की जो भी एसेट है वो बी कंपनी की बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मर्जर हुआ, लो मर्जर हुआ, कब हुआ? फॉर एग्जांपल मर्जर हुआ 1 नवंबर 2025 को, तो इसका मतलब जब मर्जर हुआ 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को क्या हुआ बेटा? तुम हो गए हमारे सनम। तुम बोले तो ए, क्योंकि सिंपल सी बात है, मर्जर यदि 1 नवंबर से हुआ तो ए की जो एसेट है वो बी की बन जाएगी, ए की जो लाइबिलिटीज होगी वो बी की बन जाएगी, तो ए की जितनी भी एसेट है वो 1 नवंबर से किसकी हो गई? बी की हो गई। तो इसका मतलब सोचो, जो भी एसेट है वो एसेट ए ने भी यूज की है, बी ने भी यूज की है। ए ने कब तक यूज की है? बोलो तो सही। मर्जर हो गया ना रे भैया, कब हुआ रे भैया? 1 नवंबर को हुआ ना, तो 1 नवंबर को ये ए की असर किसकी हो गई? बी की। देखिए 1 नवंबर से पहले किसकी थी? तो ए ने कब तक यूज किया, और उसके बाद बी ने कितने पीरियड के लिए यूज किया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। समझ में आया कि नहीं आया? अप्रैल ज्यादा ले लिया ना, अप्रैल थोड़ी होगा, मार्च होगा। वेरी
अब सुनने लगे बात, अब अच्छा लग रहा है। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपको क्या करना होगा, जब भी मर्जर अमालगमेशन होता है तो दोनों कंपनी असर यूज करते हैं, क्योंकि यदि बीच में यदि आपका मर्जर अमालगमेशन हुआ हो तो जिस दिन भी आपका मर्जर अमालगमेशन हुआ तो जितने पीरियड के लिए ए ने यूज की, ए को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और जितने पीरियड के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? नंबर ऑफ डेज। तो मेरे से किसी को नंबर ऑफ डेज निकालने आते हैं? सर सबको आते हैं। अप्रैल 30, मई 31, आगे तो बोलो, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, और नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। ये जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं कैलकुलेट कर लेना। इन नंबर ऑफ डेज के आधार पे डेप्रिसिएशन अपोर्शन किया जाएगा। लेकिन पहले एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। कैसे? ऑल डेप्रिसिएशन, पूरा डेप्रिसिएशन। क्या मानते हुए? एज्यूमिंग। क्या मानते हुए? एज्यूमिंग। क्या एज्यूम करना है? नो मर्जर इफेक्टेड। मतलब ये मानो कि मर्जर नहीं हुआ। क्या मानो? मर्जर नहीं हुआ। तो मर्जर नहीं हुआ है तो जो डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट करते हो वो पूरा डेप्रिसिएशन एक बार कैलकुलेट कर लो। फिर डेप्रिसिएशन को क्या कर दो? अपोर्शन कर दो। क्या कर दो? अपोर्शन कर दो नंबर ऑफ डेज। समझ में आया मैंने क्या कहा बेटा? जनरली इनकम टैक्स में कभी भी नंबर ऑफ डेज के आधार पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं किया जाता। यहाँ पे दोनों कंपनी बोलती, ए कंपनी बोलती भैया सर हमने भी यूज की थी, बी कंपनी बोलती हमने भी यूज की थी। तो एक बार ये मानते हुए कि मर्जर नहीं हुआ, क्या बेटा? एक बार ये मानते हुए कि मर्जर नहीं हुआ, पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? वही तरीका, क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी। क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस। समझ में आ गया? और अपने बेची नहीं है, पूरी की पूरी असर ट्रांसफर हो गई। तो ओपनिंग प्लस परचेज करके जो भी आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा, वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे आपको पूरा डेप्रिसिएशन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। फिर डेप्रिसिएशन को दोनों कंपनीज में, दोनों मतलब ट्रांसफरर भी, ट्रांसफरी भी, अमालगमेटिंग भी और अमालगमेटेड भी, नंबर ऑफ डेज के आधार पे क्या किया जाएगा? डेप्रिसिएशन अपोर्शन किया जाएगा। समझ में आ गया? इसको लिख ले अपन, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, calculate amount of depreciation assuming no merger affected। ये मानते हुए कि कोई मर्जर अमालगमेशन नहीं हुआ तो जितना डेप्रिसिएशन बनता है नॉर्मली जो आप कैलकुलेट करते हो, जो नॉर्मली आप जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, नॉर्मल मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे जो भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, आप पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। देन स्टेप नंबर 2 क्या होगी? स्टेप नंबर 2 बताओ बताओ। अपोर्शन, अपोर्शनेट। क्या अपोर्शनेट करोगे? अपोर्शनेट या अपोर्शन कर दो। अपोर्शन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किनके बीच में? क्योंकि अब पहले एक ही कंपनी थी, वो एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई, और एक कंपनी तो क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो दो कंपनी रहेगी, एक अमालगमेटिंग और एक अमालगमेटेड। तो अपोर्शन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किनके बीच में? बिटवीन, बोलो, बिटवीन अमालगमेटिंग कंपनी एंड अमालगमेटेड कंपनी। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। जनरली इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज के आधार पे डेप्रिसिएशन अपन कभी कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन यदि प्रीवियस ईयर में यदि कोई मर्जर अमलगमेशन हुआ तो एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो पूरा, देन नंबर ऑफ डेज के आधार पे क्या करो? उस डेप्रिसिएशन को अपोर्शन कर दो दोनों कंपनी के बीच में, अमालगमेटिंग भी अमालगमेटेड भी। कुछ समझ में आया बेटा? ये लिख लिया दोनों स्टेप एवरीवन, 1 और 2। आपको एडिंग देनी इन केस ऑफ मर्जर और अमालगमेशन। डेप्रिसिएशन ही चल रहा है, डेप्रिसिएशन ही चल रहा है।
लिख लिया? तो इसका क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पहले भी लीव किया था मैंने शायद, तो 4 कराता हूं, ये अपने आप करना क्योंकि ये सोल्ड है, तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। पहले वाला क्वेश्चन आईसीएसआई मॉड्यूल का है, तो वो अनसोल्ड है। क्या नंबर है उसका? क्वेश्चन नंबर 4। ये होमवर्क के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, ये रहा। मिल गया सबको? क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट बेंच लेफ्ट हैंड साइड। एक्स लिमिटेड एज ए ब्लॉक ऑफ असेट, प्लांट एंड मशीनरी 15% का डेप्रिसिएशन है। WDV ऑन 1 अप्रैल 2025 is rupees 75 lakh. Purchased subsequently on 1st December 2025 another machinery for rupees 25 lakh and put to use on the same day. X Limited was amalgamated with the Y Limited effective 1st Feb 2026. कब हुआ? X बन गई Y की 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को क्या होगा? X की जितनी भी एसेट है Y की एसेट हो गई। तो जो भी X की एसेट है वो कौन यूज करेगा? Y यूज करेगा। Y कितने पीरियड के लिए यूज कर रहा है? फरवरी एंड मार्च। और X ने कितने पीरियड के लिए यूज किए? 10 मंथ्स। नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, मतलब कहां से कहां तक? अप्रैल से लेके जनवरी तक के नंबर ऑफ डेज। तो एक बार तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डेज नहीं करना, एक बार तो आपको क्या करना है? बिना ये माने कि मर्जर अमलगमेशन हुआ है, एक बार डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट कर लो, फिर उस डेप्रिसिएशन को दोनों कंपनी के बीच में आपको क्या करना होगा? अपोर्शन करना होगा नंबर ऑफ डेज के आधार पर। कर सकते हैं एवरीवन? करो, साथ में करो। क्वेश्चन नंबर 4, statement showing the calculation of depreciation assuming no merger affected। ये मानते हुए कि कोई मर्जर अमलगमेशन नहीं हुआ है, तो फुल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा? 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यस, डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे? हाँ, फुल डेप्रिसिएशन 13,12,500। ये किन किन का आ रहा है? 1 2। तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी करो। कितना? 13,12,500। बाकी बच्चों का भी आने लग गया। सिंपल है, मैंने बोला टैक्स से इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। फॉर्मेट क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? बोलो मेरे साथ। क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV कैसे निकालते हैं? ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV कितनी है? ओपनिंग WDV आपकी डेट इज 75 लाख रुपीज। एड परचेजेस, एड परचेजेस आपने परचेज की बेटा, लेकिन याद रखना ये जब भी परचेज लिखो तो डायरेक्टली परचेज मत लिखो। एक आदत होनी चाहिए, क्या? एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन, ये याद होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? आपको ध्यान देता है क्वेश्चन में कि इस पर्टिकुलर एसेट पर डेप्रिसिएशन का रेट आधा लगेगा। 25 लाख। सेल्ड, सोल्ड है क्या? सोल्ड। तो ये क्या आ जाएगा? बेची नहीं है, पूरी की पूरी एसेट का ब्लॉक अपन ने किसको दे दिया? वाई को दे दिया। तो ये क्या बन गया? क्लोजिंग WDV 4 डेप्रिसिएशन 1 करोड़। 1 करोड़ ही आ रहा है क्या? asset acquired and put to use, asset acquired and put to use less than 180 days। कौन सा अमाउंट है? 25 लाख। प्लांट मशीनरी पर रेट कितना लगता है? प्लांट मशीनरी पर रेट कितना है बाय डिफॉल्ट? 15%।
तो आधा कितना होगा 7.5%, कितना आएगा अमाउंट? 1,87,500 रुपीज। और बैलेंस कितना है? 75 लाख। उस पर कितना परसेंट? 15%। कितना आएगा अमाउंट? 11,25,000। डेप्रिसिएशन कितना? ये जो 13,12,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, ये आपको क्या करना है? अपोर्शन करना है। क्या करना है? डेप्रिसिएशन टू बी अपोर्शन, बोलो डेप्रिसिएशन टू बी अपोर्शन between x and y on the basis of number of days. Machine acquired and put to use less than 180 days. कब एक्वायर की थी आपने? कब एक्वायर की थी? एक्वायर कब की थी? एक्वायर कब की थी? 1 अप्रैल। आपने असर कब एक्वायर की थी प्रीवियस ईयर में? 1 दिसंबर 2025। राइट एवरीवन। और ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, कितना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 1,87,500 रुपीज। इसको क्या करना है आपको? अपोर्शन करना है। किन के बीच में? एक्स एंड वाई के बीच में। यस और नो? दोनों करने, दोनों करने, दोनों करने। 1,87,500 रुपीज को भी अपोर्शन करना है और 11,25,000 को भी करना है। तो वही तो प्यारी बच्ची, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सुन लो 2 मिनट मेरी बात। और ये गलती हो सकती है किसी से, होगी तो, और हो गई। अभी गलती क्यों हुई, उसको क्यों अवॉइड करना है, उसका रीजन बताता हूं। 1,87,500 रुपीज का जो मेरा डेप्रिसिएशन है, वो मुझे एक्स और वाई में अपोर्शन करना है। ठीक है ना? एक्स ने कितने पीरियड के लिए यूज किया? दिसंबर, जनवरी, 2 महीने। और तुमने क्या ले लिए? कंबाइंड की वजह से क्या ले लिए? पूरे की या 10 महीने ले लिए। जबकि एक कितने महीने? 2 महीने। से अलग अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया? एक्स ने पूरे 10 महीने थोड़ी यूज किया है। ये लोग खरीदी दिसंबर में थी, खरीदी दिसंबर में थी। समझ में आया कि नहीं आया? जो गलती हुई इसका रीजन समझ में आ गया? जल्दीबाजी में हो गया। हाँ बेटा, सिंपल बेटा। आपने असर कब खरीदी? ये जो असर आपने खरीदी है, जो मशीन आपने खरीदी है, कब खरीदी? दिसंबर में। तो एक्स ने कितने महीने यूज किया? 10 महीने। मैंने तो खरीदी नहीं है, खरीदी अभी है दिसंबर में। तो एक्स ने कितने महीने यूज किया? दिसंबर एंड जनवरी। और वाई ने कितने पीरियड यूज किया? फरवरी एंड मार्च। नंबर ऑफ डेज फॉर एक्स लिमिटेड, नंबर ऑफ डेज फॉर एक्स लिमिटेड। तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे एक्स लिमिटेड के बेटा? तू बताएगा। आपने असर कब खरीदी? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर के कितने दिन? 15 दिन। यही बच्चा बताएगा प्यारा सा। दिसंबर के 15 दिन या 13 दिन? तेज बोलो। हाँ, इतना तो पता ही है। तो दिसंबर के 31, फिर जनवरी के कितने? 31। कितने हो गई? नंबर ऑफ डेज फॉर वाई लिमिटेड। मर्जर कब हुआ था? 1 फरवरी। तो जैसे ही मर्जर हुआ तो एक्स की एसेट वाई की एसेट बन गई, तो वाई ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो वाई ने कितने पीरियड यूज किया? 2 महीने, फरवरी एंड मार्च। फरवरी के कितने दिन? 28। और मार्च के 31। कितने डेज? इन नंबर ऑफ डेज के आधार पे क्या किया जाएगा? अपोर्शन किया जाएगा 1,87,500 रुपीज का। अब आया समझ में?
अब कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। प्यारी बच्ची इधर, गुड मॉर्निंग। अब कोई कंफ्यूजन है तो 1,87,000 एक्स को कितना मिलेगा? डेप्रिसिएशन अपोर्शन टू एक्स लिमिटेड 1,87,500 इंटू 62, ये तो शायद सबको आता है ना। 62 डिवाइडेड बाय, अभी मैंने बोला आता है क्या? टोटल कितना है? टोटल कितना है? 121। तो 121 में से 62 डेज एक्स ने यूज किया और 59 वाई ने यूज किया। इसे बोलो सिर्फ सुन के मत करो, इन्वॉल्व भी हो, खुद भी करो। कितना आया एक बार चेक कर लेना, यही है क्या? और डेप्रिसिएशन अपोर्शन टू वाई लिमिटेड 1,87,500 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 121, कितना आएगा? 91,426। ये किन किन का सही है? अब सबको समझ में आ गया? एवरीवन नहीं आया? अब ऐसा कर लेना, किसका? बैलेंस मशीन के ऊपर। वो तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का पार्ट है ना, वो तो बैलेंस मशीन पार्ट ऑफ किसका पार्ट है वो? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, मतलब पूरे 12 महीने यूज हुई है, पूरे 12 महीने यूज हुई है। लेकिन एक्स ने कितने महीने यूज किए? 31 तक। और वाई ने कितना यूज किया है? फरवरी और मार्च। अब डेप्रिसिएशन पोर्शन कर दो। तो डेप्रिसिएशन टू बी अपोर्शन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना? पहले तो ये बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 11,25,000। डेप्रिसिएशन टू बी अपोर्शन टू एक्स लिमिटेड 11,25,000 इंटू, अब नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं अपने? डिवाइडेड बाय 365 होगा 306। वो मैंने ऊपर लिखे थे, कैलकुलेट कर लिए थे क्या? यहां लिखा था ना मैंने, कहाँ लिखा था? नहीं, वो तो क्वेश्चन ही अलग था। ये करके बताऊं क्या? डेज आते हैं कि निकालने सबको? एक्स लिमिटेड के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे वो निकाल लो वापस से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 360 आ रहे ईमानदारी से। डेप्रिसिएशन टू बी अपोर्शन टू वाई लिमिटेड 11,25,000 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 365, ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ गया सबको समझ में? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्लास में करा दिया, 8 होमवर्क है, ये भी सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। और ये रेलिवेंट नहीं होता कि अमालगमेटिंग कंपनी ने एसेट क्या प्राइस पे अमालगमेटेड को दी, क्योंकि दोनों कंपनी में मर्जर हो रहा है और मर्जर के ऊपर कभी भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, तो ये सेल प्राइस कंसिडर नहीं होती। आपको क्या करना होता है कि यदि एक कंपनी अपनी सारी एसेट दूसरी कंपनी को मर्जर में नहीं ट्रांसफर करती है, तो उस ट्रांसफर के बिना जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है, स्टेप नंबर 1 पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद वो दोनों कंपनी, दोनों मतलब अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड, उनमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ डेज को अपोर्शन करना होता है। आई थिंक क्लियर, नो डाउट। अपना टाइम भी हो गया, एक मिनट एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, होमवर्क के लिए दे देता हूं। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क। नाइन भी मत करो। यस 9 कर लो, 9 पूरा नहीं होगा। जैसे अपने क्वेश्चन किया था ना अभी कि अपने सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल लिया था, एडिशनल नहीं निकाला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लेना अप टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कल क्लास में पढ़ेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, तब अपन इसको कंटिन्यू कर ले। राइट एवरीवन, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।